अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैरीटाइम अफेयर्स की एक एक्सपर्ट मैडम सफ़िया मंसूर। ये मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिसर्चर हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन ओशन रीजन का जो पूरा इलाका है वो बड़ा गर्म हुआ हुआ है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे रीजन का क्या एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान नेवी की क्या प्रेपरेशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को इस रीजन में, और पाकिस्तान किस तरह इन सारे मामलात को नेविगेट कर रहा है। आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड मेरा नाम सफ़िया मंसूर है और मैं मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिसर्च एसोसिएट हूँ। इसके साथ मैं PhD स्टूडेंट भी हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, और इससे पहले मैंने MPhil किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में और BS ऑनर्स भी किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में फ्रॉम कनेट कॉलेज। ज़बरदस्त। और आजकल आप ज़्यादा आपकी क्या मसरूफियात हैं? आपकी सिर्फ रिसर्च ही है, ज़्यादा एक्टिविटी? सर मेरी प्राइमरीली हॉबी भी रिसर्च है। अच्छा। और मेरी जॉब भी रिसर्च है। सो आई मेनली कैरी आउट रिसर्च ऑन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक रीजन। सो दैट्स की हॉबीज़। इसके अलावा आई ऑल्सो बुक रीड और ड्रॉ ऑल्सो। सही। तो हमें बताएं ज़रा इंडियन ओशन रीजन की हिस्ट्री। आजकल ये इलाका काफ़ी तनाज़ात का शिकार है और चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा बताएं कि इस पूरे इलाके की क्या हिस्ट्री है, स्पेशली ये जो पानी है, आपके समंदर जो हैं जिनका थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान के पास भी है, इसकी क्या हिस्ट्री है? सर मुझे लगता है कि किसी भी जगह की सिग्निफिकेंस को मालूम करने के लिए सबसे पहले उसकी हिस्ट्री इटसेल्फ इम्प्लाइज कि वो जगह कितनी इम्पोर्टेंट रही है उस जगह के मेन स्टेट्स के लिए भी और रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स के लिए भी। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री वी कैन ट्रेस बैक टू 6th और 7th सेंचुरी, जिसमें सबसे पहले पर्शियंस का इसमें रोल था, और फिर उसके बाद द अरब्स केम, और फिर उसके बाद फर्दर हम जाएं तो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट हमें किसी कॉलोनियल पावर का रोल नज़र आता है इस रीजन में, तो दैट वर द पोर्टुगीज़। अच्छा। पुर्तगाली। और फिर पोर्टुगीज़, लेकिन वो 14th और 15th सेंचुरी में हमें उनकी डोमिनेंस नज़र आती है, और वो मोस्टली उसका पर्पस क्या था कि दे हैड टू ट्रेड इन दैट रीजन। और आपको मालूम, आपने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा एक स्पाइस ट्रेड का एक टर्म यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द ओशंस, क्योंकि वो उस टाइम पे एक मोस्ट लुक्रेटिव ट्रेड जो है वो कंसीडर की जाती थी। वो इंडिया तक भी आए थे। वो इंडिया तक भी आए थे। गोवा में भी पिछले कुछ अरसे तक बिल्कुल, बल्कि पोर्टुगीज़ का क्योंकि नाम लिया तो इट वाज द वास्को डे गामा फ्रॉम द पोर्टुगीज़ जो थे कॉलोनियल पावर से, उन्होंने इंडिया तक आते आते वो एक एक्सपीडिशन या जो वो वॉयज था वो पुर्तगाली वॉयज ही था, और फिर उससे वो स्पाइस ट्रेड का जो है वो एक मेन सिलसिला शुरू होता जाता है। सही। लेकिन फिर उसके बाद जो है पोर्टुगीज़ के बाद डच का हम देखते हैं कि एक रिन्यूअल या एक वो वहाँ पे उनका की रोल आता है डच का, और वो बेसिकली डच भी इसी ट्रेड पे स्पाइस जो था वो उसी की एक प्रोमिनेंट वहाँ पे ट्रेड को हम देखते हैं। डच के बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स दे ऑल्सो केम। हमने सुना भी है अपनी पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक्स वगैरह में कि इंग्लिश एम्पायर दे केम एक्चुअली थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनीज। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले दे वर द डच ईस्ट कंपनीज ऑल्सो। सो वो डच ईस्ट कंपनीज भी, उनका रोल भी यही था कि आपने उस जगह की पूरी ट्रेड को मोनोपोलाइज कर लेना है अपने फ़ायदे के लिए। बल्कि ये जो पोर्टुगल और जो डच थे, अगर दूसरी किसी पावर ने भी यहाँ पे ट्रेड करना है तो वो उनसे प्रॉपर लाइसेंस पहले लेना पड़ता था। तो लेकिन जब हम सबसे ज़्यादा इस सिग्निफिकेंस पाकिस्तान के लिए, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए, वो थी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी रूट के थ्रू, उसी ओशन वेज के थ्रू जो है वो अपनी मोनोपोली करते हैं सब कॉन्टिनेंट में। एक इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो हम देखते हैं कि द मुगल्स। अब मुगल्स का शुरू से ही एक कॉन्टिनेंटल माइंडसेट था। दे वर इनवर्ड लुकिंग, जो उनकी पॉलिसीज़ थी, लैंड ओरिएंटेड, बिल्डिंग आर्मीज ऑफ एलिफेंट्स। सो वो पूरा एक कॉन्टिनेंटल माइंडसेट था जो अभी भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में वो स्टिल प्रिवेलेंट है, वो कॉन्टिनेंटल माइंडसेट। तो वो ही उसी लैग करने की वजह से हम देखते हैं कि
the Britishers came and then they colonized the entire subcontinent, and the Mughals were totally unable to protect the sovereignty of the entire region इससे against. पता लगता है हमें पानियों की अहमियत का पता चलता पानी सारी दुनिया ने हम देखते हैं कि जो इनिशियली कॉलोनाइज किया है वो इन्हीं एक्सपेडिशंस और थ्रू ओशंस के थ्रू Naval ही किया power के है, जरिए। नेवल पावर के जरिए किया है। अब ब्रिटिश सबसे बड़ी उसकी एक Example एग्जांपल है। लेकिन हम जो थे द इंडियंस एंड द जो ओवरऑल पहले द सब कॉन्टिनेंट, दे वर टोटली नेग्लिजेंट ऑफ द सी पावर। Sea power। सी पावर से टोटली एक आप कह लें कि हमारी एक इट वाज टोटली नेग्लिजेंट ऑफ द सी पावर। आजकल की बात करें तो जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है, इसकी क्या स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है? इंडियन ओशन की सबसे पहली सिग्निफिकेंस तो ये है कि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम सबसे पहले बात, वैसे तो देयर वेरियस फेसेट्स जिसके थ्रू हम इसकी सिग्निफिकेंस को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो जो प्रूवन रिजर्व्स हैं, डिफरेंट जो रिपोर्ट्स कहती हैं कि 35% ऑफ ऑयल गैस रिजर्व्स हैं, 65% ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, इसके अलावा डिफरेंट जो हैं वो सी बेड रिसोर्सेज हैं। सो एक इसका सबसे एस्पेक्ट ये है कि ये रिसोर्स एनरिच्ड जगह है बहुत ज़्यादा। लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है समझने के लिए है वो है स्लॉक्स। अब स्लॉक्स क्या है? दैट इज़ सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी जो भी सारी ट्रेड होनी है वो उन सी लाइंस के थ्रू होनी है। और इंडियन ओशन जो है वो दैट इज़ अ रीजन नोन फॉर द मोस्ट वाइटल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसकी जो है वो ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए ख़ास तौर पे जो है वो फेमस है। अगर इसके लिए सबसे पहले हम देखें तो इसकी सिग्निफिकेंस और जो ऑयल ट्रेड को समझने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो हम देखते हैं चोक पॉइंट्स जो हैं। सही। अब वो चोक पॉइंट्स इंडियन ओशन में जो है मेन चोक पॉइंट्स जो हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस है। अब चोक पॉइंट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी नैरो जगह जो किसी एक साइड को किसी दूसरी साइड से कनेक्ट करते। फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मस जो मैं कह रही हूँ कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, तो वो दैट इज़ द ओनली नैरो पैसेज जो कि पर्शियन गल्फ को ओवरऑल इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। सिमिलरली अगर हम स्ट्रेट ऑफ मलाका, आपने बड़ा एक मलाका डायलामा एक टर्म यूज़ सुनी होगी, अगर हम स्ट्रेट ऑफ मलाका की बात करते हैं तो वो भी एक सिर्फ वो नैरो पैसेज है जो कि साउथ ईस्ट एशिया को या ओवर वेस्टर्न पैसिफिक को इंडियन ओशन से जो है वो कनेक्ट करता है। और चाइना की सबसे ज़्यादा ट्रेड उसी पैसेज के थ्रू होती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बाबले मंदब जो है वो गल्फ ऑफ दैट इज़ ऑल्सो अ नैरो पैसेज जो कि गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से कनेक्ट करता है। और फिर वो रेड सी फर्दर जो है वो स्विस कैनाल की तरफ जाती है। और आजकल उसको चोक किया भी है। और आजकल जो है वो उसी के ऊपर जो है हम देखते हैं कि हुतीस का सबसे ज़्यादा रोल आ रहा है। वो एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यही बात है कि जो वो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, अब ये एक एनर्जी, इन्हें कहा जाता है कि ये एनर्जी कॉरिडोर भी है, क्योंकि जो सारी ट्रेड होगी ख़ास तौर पे पर्शियन गल्फ से होगी, वो इन्हीं हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे अगर हम देखें कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस जो है उसे इट इज़ एस्टिमेटेड कि 18 to 20 मिलियन बैरल्स जो है ऑफ ऑयल इट पासिस थ्रू दैट चोक पर डे, जो ट्रेड के लिए। और ख़ास तौर पर अगर इसी हम सेकंड एग्जांपल लें, बाबले मंदब जो है वो भी उसके लिए कहा जाता है कि तकरीबन 3 मिलियन बैरल्स ऑफ जो है वो ऑयल पासिस थ्रू दैट चोक पॉइंट पर डे। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ये सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये चोक पॉइंट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि सारी जो एनर्जी ट्रेड जो है वो इनसे जो है पास करके जाती है। तो दैट, और हमें पता है कि एनर्जी जो है, जो ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये किसी भी इकॉनमी जो है वो इन्हीं के ऊपर ही ग्राउंडेड होती है। बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसी को अगर हम जहन में रखते हुए अगर सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की बात करें इंडियन ओशन रीजन की, वो उसको आप किस तरह देखती हैं? ओवरऑल जो मैरीटाइम सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है इंडियन ओशन रीजन का, वो कैसा है और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए? अच्छा, सबसे पहले तो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को समझने के लिए ज़रूरी है कि एकदम से ओशंस जो हैं हम देखते हैं कि पहले उस तरह से ओशन हाइप नहीं थी। बिल्कुल। अब पहले इट वाज ख़ास तौर पे इंडियन ओशन, इट वाज प्राइमरली हम देखते हैं कि जो हब था वो प्रीवियसली वो एक अटलांटिक सेंट्रिक अप्रोच थी, लेकिन अब एकदम से वो शिफ्ट आया फ्रॉम अटलांटिक टू इंडो पैसिफिक। और पर इंडो पैसिफिक टर्म मतलब इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक ओशन का मर्जर, लेकिन हमारा प्राइमरली द फोकस वुड बी द इंडियन ओशन। उसका रीज़न ये है कि एक तो सारी हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो सारे कॉरिडोर स्टेट्स बना रही हैं या बेसिस स्टेट्स जो बना रही हैं वो इस रीजन
जो है वो सेंट्रिक हो गए हैं। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की यहाँ पे ख़ास तौर पर अगर हम स्ट्रेटजिक इन्वायरमेंट ऑफ इंडियन ओशन की बात करें तो हमें डाइवर्जेंस भी नज़र आती है स्टेट्स की, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें कन्वर्जेंस भी नज़र आती है। कन्वर्जेंस इसलिए क्योंकि स्टेट जो ओशंस जो हैं वो ग्लोबल कॉमन्स हैं, सब स्टेट्स का कलेक्टिव इंटरेस्ट है। अगर कोई भी चोक पॉइंट जो है वहाँ पे डिस्ट्रप्शन होती है तो पूरी ग्लोबल इकॉनमी डिस्टर्ब हो जाएगी। सबके स्टेक्स द ओपन है। तो एक ओपन एनवायरमेंट जो है स्ट्रेटजिक जो है एक ओपन स्पेस फॉर ट्रेड इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन, चाहे वो रीजनल पावर्स हों चाहे वो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें कॉपरेशन आती है। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर हम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो डाइवर्जेंस भी है स्टेट्स में। अब वो उससे हम इनके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट से पता चला सकते हैं। ख़ासतौर पे एक सबसे की कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं इंडियन ओशन में जो कि बताते हैं कि इनका स्ट्रेटजिक इन्वायरमेंट क्या होगा। सबसे पहला ट्रेंड हम देखते हैं कि इंडो यूएस स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस। इसका मतलब क्या है कि इंडियन ओशन में अमेरिका और इंडिया किस तरह से कोऑपरेट कर रहा है और क्यों कोऑपरेट कर रहा है। ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अब क्यों कोऑपरेट कर रहा है, उसका सबसे मेन रीज़न जो है वो हम देखते हैं चाइना की असेंडेंसी, चाइना का राइज देखते हैं हम इंडियन ओशन में। चाइना आपने सुना ही होगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना बना रहा है, उसका फर्दर ख़ास तौर पे कंपोनेंट जो है मैरीटाइम सिल्क रोड जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो चाइना को कनेक्ट करती है थ्रू द ओशंस ऑल द वे टू यूरोप वेस्ट से। हाँ, और उसमें आप देखते हैं ख़ास तौर पे सी पैक जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो चाइना का मलाका डायलेमा ख़त्म करके चाइना को एक शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स द पर्शियन मिडल ईस्ट एंड देन टू यूरोप एंड देन बियॉन्ड अफ्रीका भी। अब इसमें हम देखते हैं कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का मेन पर्पस है चाइना को कंटेनमेंट करना, चाइना की कंटेनमेंट करना। उस लिहाज से द बोथ स्टेट्स आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि हम कोई भी इस तरह की पार्टनरशिप्स करें जो कि ओवरऑल रीजन में इन दोनों स्टेट्स का रोल इन्हांस करें विज अ विज चाइना। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्ट्रेटजी आती है पिवट टू एशिया स्ट्रेटजी जो कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में आई। फिर उसके बाद हम देखते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो आती है। अब यूएस बेसिकली इंडिया को रिगार्ड उसमें अपनी 2022 इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भी और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भी इंडिया को एक टर्म दे देता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की। अच्छा, अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का क्या मतलब है कि एक ऐसी स्टेट जो अपनी सिक्योरिटी तो इंश्योर करती ही है लेकिन ओवरऑल रीजन की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करती है। इसमें हम मिलिट्री असिस्टेंस भी देखते हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी देखते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग भी देखते हैं। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल की मैं काफ़ी वो सपोर्ट कर रहा है। अब वो सपोर्ट किस तरह से कर रहा है, आई वुड से बड़ी ही टेंजिबल सपोर्ट है अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स की टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि उनकी कॉमन थ्रेट परसेप्शन इज चाइना। तो चाइना कंटेनमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप इंडिया को इम्बोल्डन कर लो। अच्छा, इसलिए उन्होंने जो इनकी स्ट्रेटजी थी, यूएस की जो कमांड थी, जैसे हम सेंटकॉम, हाँ जी बिल्कुल, आपने एशिया पैसिफिक का नाम इंडो पैसिफिक कर दिया। ये एक बिल्कुल अब इस कमांड का नाम चेंज करने का मतलब इंडिया को खुश करने, इंडिया को खुश, बिल्कुल इंडिया को खुश करने के लिए। तो वो हम देखते हैं, बल्कि एक तो पूरा सोशल कंस्ट्रक्ट ही चेंज कर दिया ना कि पहले इस जगह को इंडो पैसिफिक की भी अगर बात करें तो उसको पहले एशिया पैसिफिक कहा जाता था। लेकिन फिर अब उनकी स्ट्रेटजी पढ़ें, 2022 यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पढ़ें और यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी पढ़ें तो उसमें बड़ी खूबसूरत टर्म्स आएंगी जो कि इंडिया को खुश करने के लिए। वो टर्म्स क्या होंगी? इंडिया एज मेजर डिफेंस पार्टनर, इंडिया एज डेमोक्रेटिक स्टेट, इंडिया एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और आप देखें इंडिया को अगर वो बात करते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं, जो मैरीटाइम बाउंड्रीज, वो तो चाइना से बहुत दूर हैं। तो फिर भी वो इंडिया को इतना इम्बोल्डन करना चाह रहे हैं कि वो चाइना को काउंटर करे उन चोक पॉइंट्स के ज़रिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया जो चाइना अपनी BRI स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो पैसिफिक से अब इंडो पैसिफिक में इट इज़ क्रिएटिंग द बेसिस। अब वो बेसिस वो कहते हैं कि ये उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम देते हैं। अब ये एक यूरोपियन या वेस्टर्न टर्म है, चाइनीज इससे एग्री नहीं करते। अच्छा। तो वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है कि एक आपने स्ट्रिंग बना देना है और पर्ल्स का मतलब ये है कि इसमें पोर्ट्स हैं। तो वो दे कंसीडर के वो इंडिया की कंटेनमेंट हो रही है और साइमल्टेनियसली वो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस रीजन में कम कर रही है।
ये जो जिबूटी वगैरह में हाँ इनकी जिबूटी basic है, हम्बनटोटा पोर्ट है पाकिस्तान में, जो है हम कहते हैं कि गवादर पोर्ट, ऑल्दो दैट इज फॉर प्योरली इकोनॉमिक पर्पस, लेकिन वो उसको मिलिट्री पर्पस के लिए कहते हैं। तो ये एक रैशनल क्या है कि चाइना क्यों आपने कंटेन करना है, क्योंकि उनकी थ्रेट परसेप्शन है चाइना से। इस तरह हम देखते हैं कि अब तक आपका क्वेश्चन था कि कैसे इम्बोल्डन कर रहा है, तो आई सेड, जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि बड़े टेंजिबल तरीके से इम्बोल्डन कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी इंपेरिकल एविडेंस ये है कि आप इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट्स को देख लें। जी जी। लिमुआ साइन किया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ताकि वो उनकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, उनमें कोऑपरेशन हो। कॉमकासा है एक और एग्रीमेंट जो कि कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। इसका मेन पर्पस है कि आप सिक्योर्ड कम्युनिकेशन करें और इंटरऑपरेबिलिटी को लेके आए दोनों स्टेट्स की नेवीज में। इसके अलावा एक बेका भी है, बेका एग्रीमेंट भी है, उसमें सैटेलाइट जो स्पेशल इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो उस एग्रीमेंट का पर्पस है। इसके अलावा एक और दोनों में कोलैबोरेशन है, MSRA मैरीटाइम शिप रिपेयर एग्रीमेंट। तो इसका फ़ायदा इंडिया को सबसे ज़्यादा ये है कि जो आपकी सारी टेक्नोलॉजिकल, एक तो कोलैबोरेशन भी है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ऊपर से एक डिप्लोमेटिक क्लाउड भी इंडिया का बढ़ता है बढ़ रहा है कि उसको सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स की। मिलिटरीली भी इंडिया को स्ट्रॉन्ग करती है ये चीज़, और डिप्लोमेटिकली भी स्ट्रॉन्ग करती है, और इंडिया को प्रोजेक्ट भी करती है कि इट इज़ अ स्टेट जो कि खुद की सिक्योरिटी तो इंश्योर कर सकती है, लेकिन साइमल्टेनियसली रीजन की सिक्योरिटी को भी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड में भी उनको शामिल करना है। अभी मैं अगला यही डिस्कस करने लगी थी कि अब ये एक एस्पेक्ट है इंडो यूएस स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस, और उसी का सबसेट हम देखते हैं कि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इट इज़ बेसिकली हम देखते हैं कि इंडो साइनो इंडियन डाइवर्जेंस और साइमल्टेनियसली साइनो यूएस डाइवर्जेंस। साइनो का मतलब है चाइना, तो वो जिस तरह हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब हम सेकंड एक मेन ट्रेंड जो है वो देखते हैं, वो अलायंसेस का ट्रेंड है इंडियन ओशन में, स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट में। सबसे पहले आपने क्वाड का नाम सुना होगा। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया के बीच में है। ऑल्दो दे कंसीडर कि वो एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट है या फिर टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट है, मिलिटरीली उसमें वो दे प्रोजेक्ट कि उसका मिलिट्री रोल नहीं है सच, लेकिन हम देखते हैं कि जब इस तरह के मेन अलायंसेस इनफॉर्मली अलायंसेस बन जाएं तो उनका मिलिट्री इम्पैक्ट तो इनएविटेबली आ जाता है। सिमिलरली एक और अलायंस हम देखते हैं, दैट इज़ ऑकस। वो अगेन ऑल्दो उसमें इंडिया डायरेक्टली तो इंडिया तो नहीं है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूके और यूएस है, और वो लेकिन उसका सबसे मेन एस्पेक्ट ये है कि वो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द रीजन को एक फर्दर जो है वो इन्हांस करता है। उसमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है ऑस्ट्रेलिया उसको, और अगेन व्हाट इज़ द पर्पस कि आपने ऑस्ट्रेलिया की जो है पावर को इंक्रीज करना है विज़ चाइना। तो ये एक अलायंसेस का हम ट्रेंड देखते हैं इंडियन ओशन में। लेकिन इसके साइमल्टेनियसली ये तो अलायंसेस और स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बगैर हम ये भी देखते हैं कि कुछ इनकी जो हैं स्टेट्स की अपनी यूनिलेटरल एक्शंस जो हैं वो क्या हैं ख़ास तौर अब, लेकिन दैट वाज अभी हमने डिस्कस किया प्योरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, चाइना और यूएस। लेकिन हम देखते हैं कि इसका एक और ट्रेंड भी है जो कि पाकिस्तान और चाइना के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन विद इन द इंडियन ओशन एक बड़ा की ट्रेंड है। और उसका अगेन रीज़न क्या है कि चाइना को अपना मलाका डायलेमा, मलाका जिस तरह मैंने पहले चोक पॉइंट था, मलाका स्ट्रेट पे कि सबसे चाइना का एक फियर है कि क्योंकि सारी उसकी ट्रेड मलाका जो है उससे चोक पॉइंट से होती है, तो अगेन उस फियर को उस स्ट्रेटजिक आप कह लें कि उस लूप होल को कवर करने के लिए बट चाइना हैज़ जस्ट कि चाइना थ्रू द सी पैक पंजाब एंड ग्वादर, बिल्कुल उस जो है पर्टिकुलरली थ्रू ग्वादर पोर्ट अगर हम देखें उसको उस डिस्टेंस को भी कवर करता है और वो आपको एक मोर फ्रेंडली ऑप्शन देता है। फ्रेंडली ऑप्शन है, शॉर्टेस्ट रूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है और स्ट्रेटजिकली भी देखा जाए तो रिलायबल है। तो वो एक हम ट्रेंड देखते हैं कि सी पैक की वजह से पाकिस्तान और चाइना की जो कोलैबोरेशन है ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बेनिफिशियल है
आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कि उसको पूरी तरह से उस गवादर पोर्ट को जो है वो हार्नेस करे इस कोलैबोरेशन को। तो ये हम देखते हैं कि ट्रेंड है डाइवर्जेंस का भी और कन्वर्जेंस का भी विद इन द रीजनल पावर्स एंड विद बिटवीन द रीजनल एंड एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स। जितनी ये टेक्नोलॉजी और मिलिटरीली इनको इम्बोल्डन कर रहे हैं इंडिया को, कर तो वो चाइना के लिए शायद रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी इसका नुकसान तो होगा लॉन्ग टर्म में, इसके वही इक्विपमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है। बिल्कुल। अब आई वुड से द इंडिया इज कैशिंग द चाइना थ्रेट वेरी प्रेगमेटिकली, बड़े अच्छे तरीके से वो उसको कैश कर रहे हैं। लेकिन अगेन हम देखते हैं कि चाइना के अगेंस्ट तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली वही सारी वो एक आप कह लें कि एक टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री एसिमेट्री आपकी पाकिस्तान से भी लेके आ सकते हैं। और इस एसिमेट्री के अलावा आप ये देखते हैं कि इस तरह आपकी स्टेट का डिप्लोमेटिक क्लाउड जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए। अगर इंडिया ओवरऑल रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले कर रहा है या तो आपका रोल कम होगा, तो आपकी वो एक आई वुड से कि डिप्लोमेटिकली आप थोड़ा सा हाइट साइड पे जाना शुरू कर देंगे। तो ये पाकिस्तान की इट इज़ अ चैलेंज जिस पे फर्दर वर्क अपॉन करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि इंडियन नेवी को यूएस बहुत सपोर्ट कर रहा है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार अदा करने की कोशिश है इंडिया की। तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि इंडिया जीसीसी के साथ भी बड़ा कनेक्टेड है। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि मिडल ईस्ट और एक कॉरिडोर बनाया गया G20 में, उसका ऐलान हुआ कि वो कॉरिडोर कनेक्ट करेगा इंडिया को मिडल ईस्ट से, फिर इज़राइल और फिर वेस्ट से। तो इसमें इनकी पार्टनरशिप को आप कैसे देखती हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ हैं? अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि पहले हम जीसीसी जो है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, हमें पता है कि गल्फ़ जो है दैट इज़ अ सेंटर फॉर एनर्जी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसका पास्ट में देखें तो इंडिया की जो गल्फ़ के साथ कोऑपरेशन थी वो मोस्टली एनर्जी और इकोनॉमी रिलेटेड ही थी, या फिर आपकी जो एक्सपेट्रियार्स जो हैं आपकी ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे जो वहाँ पे काम करें और दूसरा इंडिया उनसे तेल लेता है, अरामको ने इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल आपकी मोस्टली वो इकोनॉमी में ही आ जाता है कि आपकी एनर्जी ट्रेड जो है या रिलायंस जो है वो उसके ऊपर उसके साथ। लेकिन अब हम देखते हैं कि अभी जो एक बहुत रिसेंट ट्रेंड हम देख रहे हैं कि अब वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप से ब्रॉडली जा रहे हैं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की तरफ। अच्छा। और ये डिफरेंट उसकी मैनिफेस्टेशन कैसे है, सबसे पहले जो आपने अभी कॉरिडोर का नाम लिया IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो अगेन ये इस तरह के कॉरिडोर्स में कोलैबोरेशन इंडिया की इट मैनिफेस्ट्स कि इंडिया की बहुत एक्टिव पार्टनरशिप जो है वो GCC के साथ है। इसके अलावा गल्फ़ के साथ हम ये भी देखते हैं कि एक I2U2 शायद आपने एक अलायंस का नाम सुना हो, इंडिया, इसराइल, US एंड UAE। अगेन उसमें गल्फ़ में हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो अपनी प्रोजेक्शन जो है वो कर रहा है। इसके अलावा रिसेंट ट्रेंड में आप देखें इंडिया के विज़िट्स जो हैं, इंडिया हाई जो स्टेट्समैन के हैं, मोदी के विज़िट्स जो हैं वो गल्फ़ स्टेट्स में। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक आपने देखा होगा कि नाम सुना होगा आपने एक पोर्ट का, दुकम पोर्ट। अब इंडिया ने ये एक ओमान के साथ एग्रीमेंट किया है फॉर द कोलैबोरेशन रिगार्डिंग दुकम पोर्ट। अब पोर्ट किसी भी जगह पे ख़ास तौर पे गल्फ़ में पोर्ट बनाने का मकसद एक ही है कि आपने ओवरऑल वहाँ पे अपनी मिलिट्री बिल्डअप जो है, अपनी प्रेजेंस को आप प्राइमरीली इंक्रीज़ कर रहे हैं विज़ चाइना और इन पाकिस्तान। ये सिर्फ एक पोर्ट का भी मैंने नाम लिया है क्योंकि ये मोस्टली ये गल्फ़ सेंट्रिक है। सो इस तरह ये कॉरिडोर्स, ये अलायंसेस, ये पोर्ट का बनना, फ्रीक्वेंट विजिट्स, कोलैबोरेशन, ज़्यादा नेवल एक्सरसाइजेज गल्फ़ स्टेट्स के साथ, बेसिकली ये इंडिया अपनी आउटरीच, चाहे वो डिप्लोमेटिक आउटरीच है, चाहे वो इकोनॉमिक आउटरीच है, चाहे वो मिलिट्री आउटरीच जो है वो वहाँ पे जो है वो बढ़ा रहा है। और इनएविटेबली इसका पाकिस्तान पे इम्पैक्ट है ही, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की हमेशा से ही गल्फ़ स्टेट्स के साथ एक तो वो इस्लामिक ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट भी रहा है, और फिर पाकिस्तान की सारी एनर्जी जो रिसोर्स जो है, एनर्जी की ट्रेड वगैरह और सारी एक्विजिशन जो है वो गल्फ़ के साथ ही है, इंडिया की, पाकिस्तान की, बाकी सारी रीजन की भी। तो वो डेफिनेटली अगर उसमें इंडिया की आउटरीच बढ़ रही है मुसलसल, हम देखते हैं कि इट्स बिकमिंग अ वेरी फ्रीक्वेंट फिनोमेना, तो उससे पाकिस्तान पे भी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही आता है, विच डेफिनेटली एक नीड ऑफ टाइम है कि पाकिस्तान अपने आप को डिप्लोमेटिकली भी, इकोनॉमिकली भी इतना स्टेबल और इतना साउंड कर ले कि वो जो है वो एक आप उस फॉरेन पॉलिसी अरीना में बहुत पीछे ना रह जाएं।